हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने 2 सवाल किए थे, आज हम इसका तीसरा सवाल करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कुछ धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची है। धातु की एक चादर जो है वो 1 मीटर ऊंची है बेटा, और 140 सेमी व्यास के आधार वाली 140 सेमी व्यास के आधार वाली एक बेलनाकार टंकी बनाई जाती है बेटा। बंद बेलनाकार टंकी है। जैसे ये इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, इसका जो व्यास है, मान लो ये टंकी है बेलनाकार, इसका व्यास 140 सेंटीमीटर है। ये बंद है बेटा, जो इसका मतलब पैंदा भी है और छत भी है। बंद टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी? कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी? ध्यान से देखो बेटा। देखो हमारे पास चादर की ऊंचाई है, चादर की ऊंचाई है 1 मीटर। चादर की ऊंचाई कितनी बेटा? 1 मीटर है। और इस चादर का जो व्यास है, चादर का जो व्यास है टंकी का, वो 140 मीटर सेंटीमीटर है बेटा। 140 सेंटीमीटर है। अब देखो व्यास दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करते हैं। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है बेटा। तो 140 की आधी होगी 70 सेंटीमीटर। अपने 140 सेंटीमीटर की आधी होगी 70 सेंटीमीटर बेटा। अब देखो बेटा, हमें इसके लिए कितने वर्ग मीटर चादर जो चाहिए वो वर्ग मीटर में चाहिए बेटा। चादर किसमें चाहिए? वर्ग मीटर में। ये हमारे पास जो 70 सेमी है त्रिज्या, वो है सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को हमने किस में बदल लिया? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। क्यों भाग देंगे बेटा? क्योंकि 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, इसलिए हमने इसमें 100 का भाग लगा दिया। तो 0 से 0 कट गया, 10 का भाग देंगे तो 0.7 मीटर आ गया। अर्थात उसकी जो त्रिज्या है वो 0.7 मीटर है। अब टंकी में लगी चादर का क्षेत्रफल। अब टंकी जो है वो बेलनाकार है, बेलनाकार के साथ में वो टंकी बंद भी है। इसका मतलब उसके टंकी में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो चादर का क्षेत्रफल का मतलब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वो आपको मैंने कल बताया था, और याद भी करना है आपको। नहीं याद करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर बेटा। तो 2 का मान 2 है, पाई का मान 22/7 है, r अपने पास है 0.7 यानी कि 0.7 है, h अपने पास 1 है और r है अपने पास 0.7 भी। अब देखो 7 से 0.7 गया 1.1 बार, ठीक है। अब देखो बेटा 22 दूनी 44, 44 को 1 से गुणा करो 44, अर्थात 0.1 संख्या वहां लगेगा। अब इस 1 को और 0.7 को जोड़ते हैं। देखो एक संख्या में पॉइंट है और एक संख्या में पॉइंट नहीं है, तो हम दूसरी संख्या में पॉइंट लगा करके पीछे 0 कर लेते हैं और संख्या हो जाएगी बराबर। तो दोनों संख्याएं बराबर करने से ना तो हमें जोड़ने में दिक्कत होगी ना घटाने में दिक्कत होगी बेटा। तो इसको अपन जोड़ते हैं तो ये आता है अपने 707,111 अर्थात 1.7। अब 4.4 को 1.7 से गुणा करते हैं। एक बार पॉइंट माइंड से आउट कर दो। 44 को 17 से गुणा करो, सीधी 44 से 17 से गुणा, यानी कि 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौका 68, 68 का 8 बेटा, हासिल बची अपने पास 6। फिर वही 17 चौका 68, 68 और 6 हो गए अपने पास 68 और 6 69, 70, 71, 72, 73, 74 बेटा, ठीक है। 74 हो गई ये, तो 74। अब देखो बेटा पॉइंट लगाओ, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे तो 7.48 वर्ग मीटर। तो टंकी बनाने में जो चादर लगेगी वो होगी 7.48 मीटर। दोबारा देखो बेटा, टंकी में लगी चादर का क्षेत्रफल, टंकी जो है वो बेलनाकार है और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, टंकी बंद है, इसका मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है अपने 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। 2 पाई r का मान है 2, पाई का मान 22/7, r है अपने पास 0.7, h है अपने पास 1 प्लस 0.7। अब देखो बेटा 7 से 0.7 गया एक बार, 7 से 0.7 गया 0.1 बार। अब इनकी गुणा करते हैं बेटा, तो 22 दूनी 44, 44 को 1 से 44, 1 प्लस 0.7 हो गया अपने 1.7, अर्थात ये 4.4 को 1.7 से गुणा करते हैं तो 7.48 वर्ग मीटर ये हमारे पास टंकी में लगी चादर का क्षेत्रफल आ गया बेटा, ठीक है। हाँ बेटा देखो, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि धातु का एक पाइप 77 सेमी लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थीय काट का आंतरिक व्यास, पाइप 77 सेमी लंबा है। अगर इस पाइप को अपन यूं खड़ा कर दे बेटा तो ये ऊंचा हो जाता है। इसका मतलब इसकी लंबाई में और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब जो ऊंचाई है वही लंबाई है, ध्यान रखना एक बात, ठीक है। 77 सेमी लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास यानी कि पाइप खोखला है,
अंदर से देखते हैं तो उसका व्यास जो है वो 4 सेमी है और बाहरी जो व्यास है वो 4.4 सेमी है। आंतरिक व्यास 4 सेमी है, बाहरी जो व्यास है वो 4.4 सेमी है। तो ज्ञात कीजिए बेटा। देखो इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। एक तो ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उस पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा आपको ज्ञात करना है उसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तीसरा ज्ञात करना है उस पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल यानी कि टोटल कितना है। तो देखो आप इसका हल देखो, ध्यान से देखना बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। इसका देखो बेटा, पहले हम ज्ञात करते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पहला हल है, देखो बेटा ध्यान से, हल नंबर 1। तो सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि पाइप की लंबाई को आप h कह सकते हो, वो है 77 सेमी बेटा, ठीक है। इसकी जो आंतरिक व्यास है, पाइप की जो आंतरिक व्यास है वो है बेटा 4 सेमी। आंतरिक व्यास 4 सेमी है तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 4 की आधी, यानी कि 2 सेमी, ठीक है बेटा। आप इसको R1 या R2 कह सकते हो, बाद में करेंगे। अब इसी प्रकार आपके पास बाह्य व्यास है, इसकी बाह्य व्यास जो है बेटा वो है आपकी 4.4 सेमी। बाह्य जो व्यास है 4.4 सेमी है तो इसकी बाह्य त्रिज्या हो जाएगी आपकी 4.4/2, यानी कि 2.2 सेमी बेटा। देखो बाहरी त्रिज्या को बड़ी त्रिज्या कहते हैं, आंतरिक त्रिज्या को छोटी त्रिज्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे R1 और R2 लिख सकते हो। बड़ी त्रिज्या को R1 कह दो, छोटी त्रिज्या को R2। बाह्य त्रिज्या R1 होगी यानी कि 2.2, आंतरिक त्रिज्या R2 होगी यानी कि 2 सेमी। अब इसका हल करते हैं पहला बेटा। देखो पहला हल है पाइप का आंतरिक यानी कि भीतरी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब भीतरी वक्र पृष्ठ। अब बेटा पाइप तो पाइप ही है, पाइप बेलन आकार है, बेलन के आकार का है बेटा, देखो ठीक है। अब इसका चाहे आंतरिक ज्ञात करना हो चाहे बाह्य ज्ञात करना हो बेटा, ठीक है। पाइप का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। अब आंतरिक है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी R2 बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा 2 का 2, पाई का मान है 22/7, R2 का मान है अपने पास 2 और h का मान है 77, ठीक है बेटा। अब 7 से 77 गया 11 बार, ठीक है। अब आपके पास बचा 2 × 22 × 2 × 11, तो 2 × 22 × 2 × 11। अब देखो बेटा इन दोनों की गुणा करते हैं तो 22 दूनी 44 आता है। इन दोनों की गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22 आता है बेटा, ठीक है। अब 22 को 44 से गुणा कर दो तो देखो आप ध्यान से 22 चौका 88, 88 का 8 हासिल 8, 22 चौका 88 और 8 हो गए आपके 96, यानी कि 968 वर्ग सेमी। दोबारा देखो पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य बेटा, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। तो 2 का 2 है, पाई का मान 22/7 है, R2 का मान 2 है और h अपने पास 11, ठीक है। 7 से 11 77 गए बेटा 11 बार। अब आपके पास बचा 2 × 22 × 2 × 11। 2 और 22 की गुणा करते हैं तो 44 आते हैं, 2 और 22 11 की गुणा करते हैं तो 22 आता है। अब 44 को 22 से गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 968 वर्ग सेमी। अर्थात पाइप का जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 968 वर्ग सेमी। अब आता है बाह्य वक्र पृष्ठ। देखो बेटा अब इसका बाह्य वक्र पृष्ठ हल करते हैं। सेकंड नंबर, पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा ध्यान से। पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पाइप का मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, सूत्र यही होता है 2πrh। अब बाह्य है इसलिए त्रिज्या बाहर वाली लगेगी, बाह्य त्रिज्या को हमने R1 का है बेटा, ठीक है। अब देखो 2 × 22/7, 8 का मान है 2.2 × h का मान है 77। 7 से 77 गया 11 बार। अब आपके पास बचा 2 × 22 × 2.2 × 11। अब देखो बेटा 22 को 2 से 22 दूनी 44 इंटू 11 को 22 से गुणा करते हैं, 11 दूनी 22 का 2 हासिल पाई 2, 11 दूनी 22 और 2 24, अर्थात एक संख्या बाद पॉइंट, तो 24.2। अब 44 को 24.2 से गुणा करते हैं बेटा, देखो एक बार पॉइंट भूल जाते हैं,
ठीक है, 44 की गुणा करते हैं, इसको 242 को 44 से गुणा करते हैं। ध्यान से देखो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 86 ले, 4 दूनी 8 और 1 9। इसी प्रकार इसको गुणा करो बेटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 86 ले, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इसकी टोटल करते हैं बेटा, 8 9, 8 और 6 14 हासिल 1, 9 और 1 10, 6 16, 6 हासिल 1, 9 और 1 10। अर्थात आपके पास आया ये 10 648। अब वापस एक संख्या बाद पॉइंट लगाओ बेटा, तो 10 यानी कि 1064.8 वर्ग सेमी। दोबारा देखो, पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई RH, यानी कि अब बाह्य है इसलिए त्रिज्या बाहर वाली लगेगी, बाहर वाली त्रिज्या को हमने R1 कहा है बेटा। ठीक है, अब इसका 2 का 2, पाई का मान 22/7, R1 का मान है 2.2। ठीक है, और h है अपने पास 77, 7 से 77 गया 11 बार। ठीक है, बचा क्या अपने पास 2 22 2.2 और 11। अब 2 को 22 से गुणा की 44 और 2.2 को 11 से गुणा की तो 24.2 आएगा। अब 44 को 24.2 से गुणा की तो 1064.8 वर्ग सेमी, अर्थात इसका जो बाह्य वक्र पृष्ठ है वो 1064.8 वर्ग सेमी है। देखो, हाँ, अब इसका तीसरा है पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान देना पाइप का, एक तो इसका होगा बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी किनारों का क्षेत्रफल। अब देखो ना, पाइप ये है, अगर पाइप खोखला है, देखो जैसे ये पाइप है खोखला, देखो अंदर से ये खोखला, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, भाग ये तो देखो खोखला भाग है ये। अब इसी प्रकार इसकी एक तो ये होगी आंतरिक वृत्तीय भाग और ये हो गया इसका बाह्य वृत्तीय भाग। अब इसको मैं गौर से समझा रहा हूं, यहाँ पे देखो ना, ये आंतरिक वृत्तीय भाग है, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक थी अपने पास 2 सेमी। अब बाह्य त्रिज्या जो है वो यहां से यहां तक है बेटा, देखो ये है 2.2 सेमी। इसका मतलब ये जो ऊपरी भाग है ना, ये ऊपरी किनारा भाग जैसे बसता है, जैसे ये भाग है, देखो ये खोखला पाइप, अब यहां से जो ऊपरी परत बसती है ना, ये परत, इसको कहते हैं ऊपरी किनारे का क्षेत्रफल। अब देखो इसको ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। बाह्य वक्र पृष्ठ आपने अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था 1064.8, ये तो आ गया था। आंतरिक वक्र पृष्ठ भी आपने ज्ञात किया था 968, ये आ गया। लेकिन ऊपरी किनारे का जो क्षेत्रफल है ना बेटा, इसमें 2 भाग हैं, बाह्य वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। अब बेटा देखो ये क्यों लगा, क्योंकि देखो ये जो वृत्त है आंतरिक है, ये जो वृत्त है बाह्य है। अब देखो बेटा अगर क्षेत्रफल बाह्य वृत्त का ज्ञात करते हैं तो पूरा आ जाता है, यहां से यहां तक पूरा आ जाता है। लेकिन हमारे पास ये तो पाइप का खोखला भाग है, यहां पे तो पाइप आर पार है बेटा, जो हमें आराम से दिख रहा है, हमें तो सिर्फ इस भाग का ज्ञात करना है। इसलिए इस बाह्य वृत्तीय भाग में से ये जो आंतरिक वृत्तीय भाग है ना, इसको घटा देंगे तो ये जो वृत्तों की जो परिधि में बंद भाग है ना, ये होगा ऊपरी किनारा। इस ऊपरी किनारे को कहते हैं अपन आंतरिक, ऊपरी किनारे का क्षेत्रफल। इसका मतलब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ये समस्या आती है, देखो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं अपन, 0.8 का 0.8, 8 4 12 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 6 13 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 0 10 हासिल 1 1 1 2, ये तो हो गया अपने पास 232.8। अब इसमें देखो बेटा, अब बाह्य वृत्त है, इसमें भी 2 भाग है। देखो बेटा इधर भी वृत्तीय भाग है पाइप में और इधर भी वृत्तीय भाग है, इसका मतलब 2 भाग है। इसका मतलब यहाँ पे बाह्य वृत्तीय भाग है तो ये लगेगा पाई, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, लेकिन 2 क्यों लगा, क्योंकि बाह्य वृत्तीय भाग में इधर वाला भी बेलन का वृत्त है और इधर वाला भी बेलन का वृत्त है, खोखला बेलन और किनारे दोनों तरफ है बेटा। अब माइनस 2 पाई R2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बाह्य वृत्त है इसलिए त्रिज्या 1 लगेगी, आंतरिक वृत्त है इसलिए त्रिज्या 2 लगेगी बेटा। ठीक है, ध्यान से ये तो चलता ही रहेगा अपने पास। प्लस
अब इन दोनों में अगर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो। 2 इंटू 22/7, R1 का मान था अपने पास, यानी कि बड़ी त्रिज्या थी 2.2 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू R2 थी अपने पास 2 इंटू 2। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, कोई करता है तो काट दो, नहीं तो कॉमन, और मैंने आपको वैसे बताया था कि कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। देखो अपन जैसे इसमें कॉमन ले लेते हैं, सूत्र में 2 पाई बाहर ले लो तो अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और भी देखो बेटा थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है ये, थोड़ा और शॉर्ट कैसे होता है बेटा, 2 पाई का मान है 22/7। अब देखो बेटा ये R1 का स्क्वायर R माइनस 2 का स्क्वायर, अपन जैसे अपने एक सरल समीकरण है छोटी क्लास में पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है आपको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि प्रथम पद का स्क्वायर माइनस द्वितीय पद का स्क्वायर बराबर क्या होता है, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद और प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, यानी कि इसको अपन एक बार प्लस में यूज कर लो और एक बार माइनस में यूज कर लो बेटा। देखो ये सरल हो जाएगा आपके लिए। तो 200, अब 22 दूनी 44/7, R1 का मान है अपने पास 2.2 प्लस 2, ठीक है। R2 का मान है अपने पास 2.2 माइनस 2, ठीक है, 2.2 माइनस 2, ध्यान से। अब देखो बेटा ये चलता रहेगा 232.8 प्लस 44/7 इंटू, अब देखो इनको जोड़ते हैं, 2.2 में 2 जोड़ते हैं तो 4.2 इंटू 2.2 में से 2 घटाते हैं तो 0.2। अब देखो सरल हो गया। अब 7 के पार से ये संख्या गई 0.6 बार, 6 7 42, ठीक है, 2032.8 प्लस 44 का 44 इंटू 6 को 2 से 6 दूनी 12 बेटा। अब 0.1 इसका और 1 इसका, अर्थात 0.12। अब 44 को 12 से गुणा करो बेटा, 2032.8 प्लस 12 चौका 48, 48 का 8 हासिल पाई 4, 12 चौका 48, 48 और 4 कितना होता है 49, 50, 51, 52, 0.1 और 1 2 संख्या बाद बेटा, ये 5.28। अब इसको जोड़ते हैं बेटा, देखो इसके 0.8, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 5 और 2 7, 3 2 वर्ग सेमी, ठीक है, 2037.08 वर्ग सेमी। अब दोबारा देखो बेटा, पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी जो किनारे होते हैं ना दोनों तरफ वाले वो। अब बाह्य और आंतरिक हमारे पास पहले से था। अब ऊपरी किनारे का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया कि बाह्य वृत्त में से आंतरिक वृत्त को घटा दो तो ये किनारा बचेगा बेटा, ठीक है। दोबारा तो बाह्य वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का भाग। अब इसमें भी 2 बाह्य वृत्त होते हैं, आंतरिक भी 2 होते हैं, कैसे, एक इधर वाला एक इधर वाला बेटा, ठीक है। अब इसमें हमने 2 पाई कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे बचा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखो ये एक सरल समीकरण बन गई आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b और a प्लस b, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में यूज कर लिया बेटा। अब इनके मान रखो, थोड़ा सरल हो जाएगा, 22 44/7, 2.2 प्लस 2, 2.2 माइनस 2, 2.2 और हो गया अपने पास 4.2 और 2.2 में से 2 गए तो 0.2। अब बेटा 7 के पारे से 4.2 गया अपने 0.6 बार तो 44। अब 6 को 2 से गुणा की 6 दूनी 12 यानी कि 0.12। अब 44 को 0.12 से गुणा करेंगे तो 5.28 आ गया बेटा। अब इसको इसमें ऐड कर दिया तो 2037.08 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है।